पाठ प्रवेश। साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा जाता हो जब कोई न कोई हिंदी फिल्म सिने पर्दे पर न पहुंचती हो। इनमें से कुछ सफल रहती है तो कुछ असफल। कुछ दर्शकों को कुछ अरसे तक याद रह जाती हैं, कुछ को वह सिनेमाघर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है। एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिने पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर सिद्ध हुई। आज भी उसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फिल्मों में की जाती है। इस फिल्म ने न केवल अपने गीत, संगीत, कहानी की बदौलत शोहरत पाई बल्कि इसमें अपने जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसी उनसे उम्मीद थी। इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने यह भी उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपर फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुईं। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया, पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था,
जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। उसमें रचीब सी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज नहीं थी। इसीलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर तरीकों से नावाकिफ थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सके थे। श्री 420 फीट का एक लोकप्रिय गीत है प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्तिराते 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भावप्रवण थे, दुरूह नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते 5 फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है मन समझती हैं न आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र है। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पदित थी तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजड़े वाली मुनिया, तब पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान। अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कहखे। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वे जिंदगी से दूर होती है। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धनलिप्सा से कोसों दूर थे। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भावप्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया है। सजन व बैरी हो गए हमार चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग न बाँचे कोई। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कलामर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं,
तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता। वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है, खालिस देहाती भुच्च गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। हीराबाई की फेनुगिलासी बोली पर रीझता हुआ, उसकी मनवांटुआ जैसी भोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिकसी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आईं। Lesson Introduction. There is hardly a Friday of any month of the year when some Hindi film does not reach the cinema screen. Some of these are successful and some are unsuccessful. Some remain in the memory of the audience for some time, some are forgotten as soon as they come out of the cinema hall. But when a filmmaker brings a literary work on screen with full dedication and honesty, then his film not only becomes memorable but also succeeds in entertaining the people as well as giving them a better message. When the poet and lyricist, who was associated with the film industry for many decades as a lyricist, brought Fanishwarnath Renu's immortal work Teesri Kasam alias Mer Gaye Gulfam on the cinema screen, it proved to be a milestone. Even today it is counted among some immortal Hindi films. This film not only gained fame due to its songs, music and story, but the biggest showman of his time, Raj Kapoor, mesmerized everyone by giving the best performance of his film career. The heroine of the film, Wahida Rahman, also performed as was expected of her. Despite being a memorable film in this sense, Teesri Kasam is also remembered today because the making of this film also exposed how difficult and risky it is to make a meaningful and purposeful film in the Hindi film industry. The amazing success of Sangam filled Raj Kapoor with immense confidence, and he announced the making of 4 films simultaneously: Mera Naam Joker, Ajanta, Main Aur Mera Dost and Satyam Shivam Sundaram. But when Raj Kapoor started the making of Mera Naam Joker in 1965, he probably would not have imagined that it would take 6 years to make just one part of this film. During this 6-year period, many films starring Raj Kapoor were released, including poet Shailendra's Teesri Kasam released in 1966. This is the film in which Raj Kapoor played the best role of his life. Not only this, Teesri Kasam is the film that brought a very touching work of Hindi literature to celluloid with full meaning. Teesri Kasam was not a film, it was a poem written on celluloid. Teesri Kasam is the first and last film of Shailendra's life. Teesri Kasam received the President's Gold Medal, was awarded the Best Film by the Bengal Film Journalist Association and many other awards. This film was also awarded at the Moscow Film Festival. Its artistry was praised widely. Shailendra's sensitivity is present in it with full intensity. He had made such a film which only a true poet's heart could have made. Shailendra has given words to Raj Kapoor's feelings. Raj Kapoor worked with the same dedication in his exclusive colleague's film, without expecting any remuneration.
Shailendra had written that when he went to Raj Kapoor to narrate the story of Teesri Kasam, he enthusiastically accepted to work in the film. But immediately said seriously, "My remuneration will have to be paid in advance." Shailendra did not expect that Raj Kapoor would repay his lifelong friendship in this way. Seeing Shailendra's withered face, Raj Kapoor smiled and said, "Take out 1 rupee, my remuneration. Full advance." Shailendra was aware of Raj Kapoor's friendliness, but as a producer, even those with great business acumen get confused, and Shailendra was completely unfit to be a filmmaker. As a good and true friend, Raj Kapoor also warned Shailendra about the dangers of the film's failure. But he was an idealistic, sentimental poet who did not desire immense wealth and fame as much as he desired the happiness of self-satisfaction. No matter how great a film Teesri Kasam was, it is a sad truth that it was difficult to find distributors to release it. Despite the fact that Teesri Kasam had famous stars like Raj Kapoor and Wahida Rahman, music by Shankar Jaikishan, whose popularity was at its peak in those days, and its songs had also become very popular before the release of the film, but there was no one to buy this film. In fact, the sentiment of this film was beyond the understanding of anyone who knew the math of making 2 into 4. The compassion embedded in it was not something that could be weighed on a scale. That is why when Teesri Kasam was released with great difficulty, there was no publicity for it. No one knew when the film came and when it went. It is not that Shailendra was unaware of the ways of the film industry even after being in it for 20 years, but he could not lose his humanity by getting entangled in them. There is a popular song of Shri 420, "Pyar hua, ikrar hua hai, pyar se FIR kyun darta hai dil." Music director Jaikishan objected to a line of its stanza, "Ratein daso dishaon se kahengi apni kahaniyan." He felt that the audience can understand 4 directions, not 10 directions. But Shailendra was not ready for change. He firmly believed that we should not impose superficiality on the audience in the name of their interest. It is also the duty of the artist to try to refine the tastes of the consumer. And his belief was not wrong. Not only this, the very good songs that he wrote became very popular. Shailendra never adopted false elitism. His songs were emotional, not difficult. Only Shailendra could have written the song "Mera Joota Hai, Japani, Ye Patloon Englishani, Sar Pe Lal Topi Rusi, FIR Bhi Dil Hai Hindustani," with the flow of a calm river and the depth of the ocean. This was the specialty of his life, and he proved this through his film as well. It is not that Shailendra remained in the film industry for 20 years. Even after being in the film industry, there was no such thing. Teesri Kasam is, if not the only, then one of the few films that have done 100% justice to a literary creation. Shailendra had made a star like Raj Kapoor into Hiraman. Raj Kapoor could not dominate Hiraman, and hereby wrapped in a cheap printed sari, had left the famous heights of Wahida Rahman far behind. When Hiraman, sitting squatting on the bank of Kajri River, asks hereby while singing a song, "You understand my heart, don't you?" then hereby speaks not with her tongue but with her eyes. Shailendra is the artist of Teesri Kasam. Words from all over the world cannot express that language. Teesri Kasam was full of such subtleties. The carriage driver, swaying and singing in his joy, "Chalat musafir moh liyo re pinjare wali muniya." Seeing hereby going in a tapper carriage, a crowd of children running after her and singing, "Lali lali doli mein lali re dulhaniya," a simple-hearted carriage driver who finds affinity in a naughty lady. The dreamy laughter of people living a life of deprivation. The biggest weakness of our films is the lack of folk elements. They are far from life. If tragic situations are depicted,
they are glorified. Sorrow is presented in such a hideous form that it can emotionally exploit the audience. And the special thing about Teesri Kasam was that it presents sorrow in a natural state, relative to life. I have called Shailendra a poet, not a lyricist. Living amidst the glitz of cinema, he was far away from the greed for fame and money. Whatever was in his life was also present in his songs. His songs did not only have compassion, but also a hint of struggle, and the process through which one reaches one's destination was also present. Sorrow does not defeat a man, it gives him the message to move forward. Shailendra gave the best fact of his emotionality to Teesri Kasam. This song of Shailendra in Mukesh's voice has become unique. सजनवा बैरी हो गए हमार चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग ना बाँचे कोई. From the acting point of view, Teesri Kasam is the most beautiful film of Raj Kapoor's life. Raj Kapoor, whom critics and art connoisseurs consider an artist who speaks through his eyes, touches the pinnacle of innocence in Teesri Kasam. Actor Raj Kapoor is not present in Jaate Raho with as much power as he is in Teesri Kasam. Raj Kapoor's acting in Jaate Raho was highly appreciated, but Teesri Kasam is the film in which Raj Kapoor does not act. He has become one with Hiraman, a pure rustic cart driver who understands only the language of the heart, not the mind, for whom nothing else has any meaning except love. It is a big thing that Teesri Kasam is that stage of Raj Kapoor's acting career when he had established himself as Asia's biggest showman. His own personality had become a legend. But in Teesri Kasam, that glorious personality has completely entered the soul of Hiraman. He does not act as Hiraman, but has himself transformed into Hiraman. He has become the real Hiraman, falling in love with Hirbai's sweet and sultry language, sacrificing himself for her Manuyanatuya-like innocent face and struggling with his existence at the slightest neglect of Hirbai. The script of Teesri Kasam was prepared by the writer of the original story, Phanishwar Nath Renu himself. Every fiber of the story, its smallest details have been completely captured in the film. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.